नमस्ते, मेरा नाम आशीष कोठारी है। मैं कल्पवृक्ष और विकल्प संगम के साथ काम करता हूं। और ये एक सीरीज़ हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जहां जहां पे संगठन, संस्थाएं और लोग अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के साथ, लोगों की जो अपनी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, पर्यावरण का विनाश हो रहा है, आजीविका ठीक से नहीं मिल पा रही है, उसके लिए जो गतिविधियां कर रहे हैं, उसके बारे में ये एक श्रृंखला है। तो मेरे साथ हैं विजय जी और जूही जी, और हम लोग उदयपुर में प्राकृतिक संसाधना केंद्र में हैं, एक सामुदायिक संरक्षण क्षेत्र के मीटिंग में। तो उस मीटिंग के दरमियान जो है हम आप दोनों से बात कर रहे हैं। तो पहले तो थोड़ा अपना परिचय दे दीजिए अपनी संगठन का, और कहाँ पे हैं आप काम करते हैं। नमस्ते। मेरा नाम विजय सामरे है। मैं लोक पंचायत संस्था से जुड़ा हूँ। लोक पंचायत संस्था महाराष्ट्र में नॉर्थ सह्याद्री में अहमदनगर, पुणे, नासिक डिस्ट्रिक्ट में काम करती है। और लोक पंचायत संस्था का जो काम है बेसिकली लाइवलीहुड कंजर्वेशन, एजुकेशन एंड लोगों की, स्थानीय लोगों की संगठन को स्ट्रेंथन करना, ये लोक पंचायत का काम है। ये कब से बनी है संगठन? लोक पंचायत पिछले 25 साल से काम करी है। अच्छा, 1993 में लोक पंचायत की शुरुआत हो गई। ठीक है। और आप बताइए। हाँ, मेरा नाम जूही पेठे है। मैं नासिक की रहने वाली हूँ। वैसे तो मैं इंडिविजुअल संशोधक हूँ, परिसर अभ्यास ये मेरा विषय है। और लोक पंचायत के साथ मैं 2015 से काम कर रही हूँ। बेसिकली जो अभ्यास के विषय है, जैसे उनकी फॉडर डाइवर्सिटी, जो चारा होता है उसकी डाइवर्सिटी का अभ्यास, और फिर बाद में ये जो देवराई है या सीक्रेट ग्रूव्स है, इनका अभ्यास, इसमें मैं लोक पंचायत के साथ मैंने काम किया है। ठीक है। तो ये बताइए विजय जी कि जो लोग किस तरह से अपने आप को सशक्त बना रहे हैं, या आप किस तरह से मदद कर रहे हैं, और क्या संगठन, मतलब या वहाँ पे क्या ढांचा इस प्रकार का बन रहा है कि लोग जो है निर्णय प्रक्रिया में और ज़्यादा तरह से सक्रिय हो पाएँ और थोड़ा बराबर, शक्ति अपने हाथ में लें। बराबर। लोक पंचायत का जो शुरुआत में जो काम था वो वाटर शेड डेवलपमेंट पे था। और अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में 10 गाँव में आदर्श गांव योजना करके जो महाराष्ट्र सरकार की जो योजना थी, उस योजना में लोक पंचायत का बहुत सारा काम वाटर शेड डेवलपमेंट में हुआ है। और लोक पंचायत का जो नज़रिया है कि एक एक गांव में काम करने के बजाय क्लस्टर अप्रोच से काम करेंगे या लैंडस्केप अप्रोच से काम करेंगे, तो वो वाटरशेड डेवलपमेंट का काम हो या अलग कोई नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट का काम हो, तो ज़्यादा परिणामकारक हो सकता है। तो इस दृष्टिकोण से लोक पंचायत का काम शुरू हुआ। गांव स्तर पर हमारा जो काम करने का नज़रिया है कि गांव की जो ग्राम सभा है उसे सशक्त करना, और उसके द्वारा गांव में जो कुछ नैसर्गिक संसाधनों का व्यवस्थापन हो रहा है, या हमने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर लोकल सीड, यानी वो जो हमारे पारंपरिक बीज है उसके अलग अलग क्रॉप वैरायटीज़ है, उसके कंजर्वेशन के ऊपर जो हम काम कर रहे जैसे हैं। कि किस प्रकार के फसल हैं वहाँ? हाँ, वह संगमनेर में की बात करेंगे तो अलग अलग बाजरा, जिसे हम पर्ल मिलेट कहते हैं, बाजरा, और उसके साथ अलग अलग प्रकार के जो मिक्स क्रॉपिंग पैटर्न है उसे इरवड़ कहा जाता है। अच्छा। तो उसमें पल्सेस है, जी। कुछ ऑयल ऑयल सीड्स है। तो उस अलग अलग एक ही फील्ड में वहाँ एक ट्रेडिशन है लोकल कि वो एक ही फील्ड में लगभग 17 या 18 से ज़्यादा अलग अलग क्रॉप करते हैं। और उसके लिए वो महिलाओं का ही ज़्यादा उसमें प्रोएक्टिवली रोल होता है, और जो अन्न सुरक्षा के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे जो कुछ हमारे जो प्रयास है कि लोगों की उपजीविका स्ट्रेंथन करने के लिए जो कुछ वहाँ के नैसर्गिक साधन संपत्ति है, तो उसके कंजर्वेशन और लोगों के साथ इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन की प्रोसेस, पार्टिसिपेटरी कुछ स्टडी या रिसर्च की जो बात जो इन्हें कही, कि वो सब जो बातें हैं, जो रिसर्च है, वो सब हम लोगों के साथ करते हैं। वो जो कुछ डाटा या इन्फॉर्मेशन बाद में तैयार होती, तो उसका भी जो शेयरिंग है लोगों के साथ मीटिंग करके उसके बारे में सब स्थिति बताई जाती है, और आगे जाके गांव स्तर पर क्या योजना बनाएंगे और क्या किस तरह से आगे जाएंगे, इस तरह का हमारा काम है। ये जो नज़रिया है ये एग्रीकल्चर से जुड़ी उपजीविका और जंगल से जुड़ी उपजीविका, उस दोनों में भी ठीक। इस तरह का काम चल रहा है। तो इसमें जूही जी ये बताइए कि जैसे कि रिसर्च की बात की,
तो शोध कार्य में या रिसर्च में जो है ज़्यादातर क्या होता है कि आधुनिक ज्ञान का इस्तेमाल होता है, या आधुनिक ज्ञान के लोग जो हैं वैज्ञानिक वो बाहर से आके कर जाते हैं और लोकल लोगों का अपना ज्ञान उसमें शामिल नहीं होता है। तो उसको बदलने के लिए आप कैसे कर रहे हैं उसको? बेसिकली लोक पंचायत की और मेरी खुद की ऐसी धारणा है कि जो लोग उस परिसर में इतनी पीढ़ियों से रह रहे हैं, तो उन्होंने उनका जो ज्ञान है उस परिसर के बारे में वो टाइम टेस्टेड है। उसको वो आहिस्ता से इवॉल्व हुआ है जैसे उन्होंने परिस्थिति देखी है, तो वो ज़्यादा एक्यूरेसी के ज़्यादा उसकी तरफ जाता है। तो इसीलिए हर हमारे अभ्यास में हमने ऐसे कोशिश किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। प्लानिंग, रिसर्च प्लानिंग से लेके रिसर्च के रिजल्ट्स आने तक हमने हर स्टेप में लोगों की इन्वॉल्वमेंट उसमें देखी है। और हमें ऐसे लगता है कि पहले राइट फ्रॉम जो हम जगह का चुनाव करते हैं, जैसे हमने फॉडर डाइवर्सिटी में किया था ग्रेजिंग ग्राउंड्स या जो गोचर भाग है, तो उनका जो अभ्यास किया था उसमें हमने पहले गांव के लोगों के साथ संवाद किया था कि हमारे गांव में किस प्रकार के गोचर है, उनका लिस्टिंग किया। फिर लोगों के साथ बैठ के यहाँ पे ग्रेजिंग इंटेंसिटी के तौर पे आप इनको कैसे ग्रेड करेंगे, फिर लोगों ने एक साथ मिलके उनका डिफरेंट ग्रेडिंग्स किया। फिर उनसे हमें अगर ज़्यादा डाइवर्सिटी चाहिए फॉडर की, तो इनमें से किसको हमने सिलेक्ट करना चाहिए, इस पे चर्चा हुई। उसके बाद हमने साइट सिलेक्ट किए। फिर हर बार जब हम जाते थे रिकॉर्ड्स करने के लिए सीजनली, तब हमारे साथ जो गायखा बोलते हैं उधर, जो कैटल के साथ जो एक आदमी जाता है कैटल देखने के लिए, तो वो हमारे साथ आता था, जो हमें लोकली फॉडर के बारे में बोलता था, इसका क्या नाम है, ये किस सीज़न में खाया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या ये कैटल के लिए अच्छा है, या अगर कुछ भी नहीं मिला तब ही कैटल इसे खाते हैं। ये जो उनकी छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस थी, वो क्योंकि वो हमारे साथ आ रहे थे, हम लोग वो डिटेल में रिकॉर्ड कर पाए। और उसके बाद भी जब हमें रिज़ल्ट्स जब हमें मिलने शुरू हुए, तब भी हमने उन लोगों के साथ कुछ फील्ड विजिट्स किए जहाँ पे हाई इंटेंसिटी ग्रेजिंग जहाँ पे थी, वहाँ के क्या समस्याएं हैं। अभी जब वो कम इंटेंसिटी वाले गोचर से इसको कंपेयर करते हैं, तब उनको क्या लगता है, तो इसमें क्या खामियां हो सकती है, क्या इश्यूज आ सकते हैं जब बहुत ज़्यादा चरना हो जाता है। ओवर ग्रेजिंग के बाद तो ऐसे हमने कंपैरेटिवली लोगों को हर स्टेप में शामिल करके प्रोसेस में काम किया। और एक हमने फॉडर के हमारे अभ्यास में किया था, वो है अलग अलग चारा जो है, तो उसके इंडिविजुअल फ़ोटोज़ का एक बड़ा एल्बम जैसा पोस्टर्स जैसे तैयार किए थे, जो हमने बिना नाम के लोगों में कुछ कार्यक्रम में लगाए। और फिर लोगों में बहुत सारा डिस्कशन हुआ कि अरे ये तो मुझे पता है ये बेर है, ये तो मुझे पता है ये है, पर लोगों को समझ में आया कि हमारी जो अगली पीढ़ी है उसको 3, 4 या 5 ग्रास की वैरायटीज़ से ज़्यादा वैरायटीज़ पता नहीं है। जबकि हमने जब रिकॉर्ड किया था ऑलमोस्ट 53-54 वैरायटीज़ ऑफ ग्रासेस हमने उधर से रिकॉर्ड किए हैं। तो ये जो लैक्यूना रह गया है, क्योंकि चेंजिंग सिनारियोज़ में नई पीढ़ी का इन्वॉल्वमेंट गाय चराने में बहुत कम हो गया, तो ये उनको ध्यान में आया कि इसमें हमने शायद कुछ काम और करना चाहिए। तो एक तो ये शो आपके शोध का जो है एक परिणाम तो यही निकला कि लोगों में और ख़ासकर नई पीढ़ी में शायद वो एक समझ बढ़ेगी हमारी विविधता, और विविधता के साथ जो ज्ञान है उसका। और किस तरह के परिणाम निकले उसमें, और लोगों को क्या फ़ायदा होगा इससे, या जैव विविधता को क्या फ़ायदा होगा? एक और हमने जो अभ्यास किया वो उसमें जो राखन रान का विषय निकला इसी चारा के अभ्यास के दरमियान। राखन रान ये ऐसी एक प्रैक्टिस है, ऐसी एक परंपरा है लोगों की, जहाँ पे वो निजी ज़मीन में चारा उत्पादन के लिए लोग अलग से रख देते हैं, और उसी लैंड के पीस से वो हर साल जो फॉडर है वो हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्ट करते वक्त वो ये देखते हैं कि सारे बीज एक बार गिर जाए, उसके बाद ही उसका हार्वेस्ट होता है। और ये प्रैक्टिस वो उसी एक प्लॉट पे लगभग 100 सालों से कर रहे हैं। अच्छा। तो हमने कुछ स्टडीज़ की है जिसमें हमने सॉइल टेस्टिंग्स किए, और हमें ऐसे लगा कि ये जो ज़मीन है जहाँ पे फॉडर कंटिन्यूसली लिया जा रहा है, राखन रान की जो ज़मीन है, तो वो ज़मीन ऐसी है कि जहाँ पे ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट ये ऑलमोस्ट 5 टाइम्स था
अदर ग्रेजिंग ग्राउंड से। तो ऐसे उसका मैंने उसको बहुत अच्छा रिजल्ट्स कुछ थे, या फिर सॉइल डेप्थ बहुत ज़्यादा थी राखंडानो में उसके सराउंडिंग एरिया से। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स थी जो लोगों को लगा, तब तक लोगों को उन्होंने साइंटिफिकली उसको इवेल्युएट नहीं किया था। तो वो तब वो देख पाए कि ये भी एक फ़ायदा है जो हम अभी बात कर रहे हैं इरोजन के बारे में या ज़मीन की धूप के बारे में, तो प्रॉबेबली ये एक सॉल्यूशन हो सकता है, ऐसे उनको समझ में आया। वैसे ही सेक्रेड ग्रोव्स का भी था। वो परंपरा के तौर पे ये प्रक्रिया काफ़ी जनरेशन से, बहुत पीढ़ियों से करते आ रहे हैं। पर इन उनके साथ जब हम गए सेक्रेड ग्रोव्स में देखा, तब वो थोड़ा थोड़ा ऐसे भी रिलेट करने लगे कि शायद ये पानी का स्रोत है, इससे इसका ये पानी का स्रोत पेरिनियल है, साल भर हमें मिलता है, उसका कारण शायद ये परिसर के जो पेड़ है वो हो सकता है। या यहाँ पे जो स्क्विरल्स, हाँ ये मलबा शेकरू, जायंट हाँ स्क्विरल्स जो हमें दिखते हैं, तो वो उसके भी शेकरू। शेकरू दिखता है, तो उसका भी कुछ रेलिवेंस हमारे परिसर में जो फ्रूटिंग हमें मिलता है उसमें कुछ उसका भी योगदान है। तो ऐसे कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग साइंटिफिक अप्रोच गांव के लोगों को भी उसमें से मिला। तो इससे जैसे मतलब एक तो ज्ञान वापस आना कि ऐसा है, और या लोगों की समझ दोबारा से, और दूसरा ये कि एक गर्व, खुद के ज्ञान का एक थोड़ा सा गर्व वापस लाना। क्योंकि असल में क्या हुआ है पिछले कई दशकों में, आधुनिकता की वजह से लोगों को बताया गया है कि आपका ज्ञान जो है वो तो ज्ञान बिल्कुल नहीं, बेकार का है, वो ज्ञान ही नहीं है। ज्ञान बराबर, जो है वो बाहर से जो करेक्ट। एक्सपर्ट लोग आते हैं। तो आपके काम से शायद ये भी हो रहा होगा कि लोगों को लग रहा होगा कि नहीं, हमारा ज्ञान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसा कुछ फीलिंग लोगों में आ रहा है कुछ? जो इस प्रक्रिया में हमें जो महसूस हुआ कि जैसे देवराई के बारे में, सेक्रेड गुरु के बारे में जो ये बता रहे थे कि लोगों को हमने ऐसे उनको उकसाया कि आप क्यों रखते हैं फॉरेस्ट, आप क्यों ये सेक्रेड गुरु रखते हैं। तो अलग अलग बातें वो बताती है। जैसे हमने उसमें बताया कि वाई फॉरेस्ट, उसमें 5 प्रकार के एफ है, फाइव एफ्स। वो जो 5 एफ है वो इकोसिस्टम सर्विसेज है हमारी भाषा में, लेकिन लोग बताते हैं कि ये हमारा फ़ायदा है। और जैसे जो ने बताया कि जो फॉरेस्ट रखने का कारण या सेक्रेड ग्रोव कंजर्व करने का कारण वो वाटर सिक्योरिटी है। हमने जब भीमाशंकर से लेके कलसुबाई तक का जो वन लैंडस्केप है, इट्स वेरी सिमिलर लैंडस्केप, इट्स वेरी सिमिलर टू, हाँ वो जो यहाँ से जो पूना के से नासिक तक का, यानी भीमाशंकर से त्र्यंबकेश्वर तक का एक सिमिलर लैंडस्केप है। वहाँ का लोग, वहाँ की आदिवासी कम्युनिटी हो या उनका कल्चर हो, रहन सहन हो, तो एक जैसा है। तो लोग बताते हैं कि हमारे जितने जो रिवर है, लगभग इस एरिया में हमने डॉक्यूमेंट किए कि 8 से भी ज़्यादा मेन रिवर उस एरिया की वो सेक्रेड ग्रोव से ओरिजिन उनका है। तो लोग वो अप्रिशिएट करते हैं। इस तरह से लोग बताते हैं कि ऊपर अच्छा जंगल नहीं होगा, वन नहीं होगा, तो नीचे जो हमारी खेती है वो सुपीक नहीं रहेगी, वहाँ ठीक तरह से का फसल नहीं आएगी। लोगों का अलग, वाइल्ड लाइफ से भी अलग रिलेशन उसमें है। तो लोग बताते हैं कि ये जो वाघ आया है हमारे यहाँ कई बार दिखाई देता है, तो लोग बोलते हैं कि ये शुभ शकुन है, ये ठीक है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। बहुत बार हम देख रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र भर में या पूरे भारत भर में वाइल्ड लाइफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट की बहुत सारी बात होती है, लेकिन वहाँ के लोगों का जो नज़रिया है वो अलग है कि ये बोलते हैं कि इससे अभी वो रान डुक्कर नहीं आएगा, वाइल्ड पिग नहीं आएगा। तो इस तरह के लोगों की दृष्टिकोण और भावना इस डॉक्यूमेंटेशन से उनके लिए वो एक कॉन्फिडेंस बन जाता है कि हम जो बात बोल रहे हैं उसको कोई कुछ न कोई मान रहा है। तो इस तरह से मान्यता मिलने का भी प्रक्रिया इसमें होती है। सर इसमें एक मुझे ऐड करना है कि आप जो बोल रहे थे कि बेसिकली आपका ज्ञान है उसका कोई वैल्यू नहीं है, हम जो बता रहे हैं उसी यही वैल्यूएबल है। ये जो अप्रोच है वो थोड़ा सा बदलने के लिए एक ट्रायल भी हम कर रहे हैं अभी, वो है सेक्रेड ग्रुप्स का। जब डॉक्यूमेंटेशन हुआ तब हमें ये पता चला कि ऑलमोस्ट जो 100 से ज़्यादा सेक्रेड ग्रुप्स हैं, तो उसमें से लगभग 35-36 सेक्रेड ग्रुप्स ऐसे हैं कि जो प्राइवेटली ओन्ड है। यहाँ पे सेक्रेड को क्या देवराई देवराई, देवराई बन और आणि राई, ऐसे दो, माने वो जो अगर मेल डेइटी है तो उसको बन बोलते हैं, फीमेल डेइटी है तो राई बोलते हैं। तो
ऑलमोस्ट फिर से 31% ऐसे है कि जो कम्युनिटी ओन्ड है, और जो बाकी के बचे हुए हैं अगेन 30%, तो वो फॉरेस्ट ओन्ड है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसके के। उनकी पर भूमि फिर में भी जो प्रैक्टिसेस है वो सब लोग ही फॉलो करते हैं। तो इसका कुछ अप्रिसिएशन नहीं है। हम लोग बहुत उसको ग्लोरीफाई करते हैं देवराई, पर लोगों के स्तर पर ग्रास रूट तक ये अप्रिसिएशन कभी भी पहुंचता नहीं है। तो हम ऐसे सोच रहे थे कि ये जो देवराई है, उस गांव के लोगों को, उस हैमलेट के लोगों को अगर हम कुछ तरह से अप्रिसिएशन दिखाए कि आप ये कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी इकोसिस्टम सर्विस है, मानवता की सेवा है, और ये आप करते रहे, तो उसके लिए कुछ अगर उनको मोमेंटम दिया जाए, उनका Felicitation. कुछ सत्कार हो, तो भी ये उस अच्छा तरह का भी अच्छी हम तरह से ग्लोरीफाई हो सकता काम है। कर रहे तो हैं कुछ उस तरह बाहर के से। लोग भी आके देख रहे हैं ताकि उससे भी लोगों को लगे कि हाँ, बाहर के लोग भी हमारा काम देखने हाँ। ऐसा हो रहा है। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि जैसे कई जगह पे समुदाय के अंदर भी जो है बहुत असमानताएं होती हैं, तो ज्ञान की जब हम बात करते हैं, सामुदायिक ज्ञान, तो वो एक नहीं होता। महिला का अलग, पुरुष का अलग, और उसमें फिर अलग अलग जातियाँ वगैरह हैं। बराबर। तो इस प्रकार के मुद्दे जब आते हैं तो उसका सामना आपको करना पड़ा, अगर करना पड़ा तो कैसे किया? कि मतलब जैसे अगर मालूम नहीं कि आपके एरिया में खाली आदिवासी है या आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों हैं, और या अलग अलग जातियां हैं नहीं, लेकिन ये एक असमानता का जो बिंदु है वो कैसे आपने? मैंने बहुत से गांव में जहाँ काम किया है वहाँ पे होमोजीनियस कम्युनिटी है। बेसिक पर एक जो मुझे याद है, कुमशेद करके एक गांव है अकोले तालुका में, तो वहाँ पे दलित कम्युनिटी भी है और आदिवासी कम्युनिटी भी है। आश्चर्य की बात ये है कि जब लोग इतनी पीढ़ियों से एक साथ रहते हैं तो उनमें बहुत सारा कल्चरल एक्सचेंज भी होता है। तो जैसे महादेव कोड़ी जो ट्राइबल्स है उधर के, उनकी जैसे देवराई है, वैसे ही दलित लोगों की भी देवराई है, और उसके भी रिचुअल्स फॉलो होते हैं। अच्छा। तो माने मुझे इस विषय में बहुत अनुभव नहीं है, पर ये मुझे एक नोटेबल पॉइंट लगा था। और पुरुष महिला का वैसे भी मेरे दृष्टि से आदिवासी में कम जो होता है उनमें बहुत ही कम है। असमानता कम होती है। फिर बहुत भी लेकिन देखते हैं हम कई जगह पे कि महिला, ये बिल्कुल सही बात कही आपने, लेकिन निर्णय प्रक्रिया में जैसे अगर पंचायत वगैरह बैठती है या पुरानी उनकी जो भी जात पंचायत होगी, उसमें महिलाएं नहीं आती हैं। बराबर। तो वो अभी कुछ स्थिति बदली है आपके काम? हाँ, थोड़ा वो हमें दिखाई देता है सभी जगह, यानी ट्राइबल और नॉन ट्राइबल में। नॉन ट्राइबल में थोड़ा कम दिखाई देगा, अवेयरनेस थोड़ा आ रहा है, लेकिन ट्राइबल में और भी वही वही है, वो जो मेन स्ट्रीमिंग उनका हो रहा है। तो गांव की ग्राम सभा हो या कोई मीटिंग हो तो महिलाएं खुल के आगे नहीं आती। तो इसलिए हमने बहुत सारे प्रयास वह लोग पंचायत ने शुरू किए। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लोगों का पिछले 20 साल से बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटी चल रही। उसमें SHG है, जब मानो महिलाओं को आने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, तो उसके लिए हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण किया है। उसमें अभी तो जो उनके जो इशू है महिलाओं के, तो उसके ऊपर भी चर्चा होती है। घर में थोड़े बहुत कुछ ना कुछ क्लैशेस हो जाते हैं, तो उसके लिए उनको कोई स्पेस नहीं होती। तो उस तरह की स्पेस और वो स्ट्रक्चर हमने वो इसलिए बनाया है। यानी जो बहिना नाम का हमारा जो प्रोजेक्ट है, महिलाओं को सशक्त करने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा सिंगल महिलाओं के बहुत सारे इशू वहाँ है, तो उसके लिए जो हम काम करते हैं, तो वहाँ एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच है कि गांव स्तर से लोगों को जो जितने स्टेक्स है, जितने महिलाओं से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स है, ग्राम सभा से लेकर तालुका स्तर के न्यायालय या पुलिस स्टेशन तक का जो जितनी सारी यंत्रणा है, उसको सेंसिटाइज करने का प्रयास और उनका पार्टिसिपेशन लेने का प्रयास इसमें हम कर रहे हैं। ये बात सही है कि वो जो महिलाओं को अधिकार दिया जाता है, महिलाओं को पंचायत में या ग्राम ये मेंबरशिप दी जाती है, लेकिन उनका जो प्रोएक्टिव जो कुछ भूमिका रहनी चाहिए वो आगे आने की, वो आज भी वो तो सैकड़ों सालों से दबा के रखी हुई है, पुरुष ने तो दबा के है रखा हुआ या है, तो वो तो देर लगेगी। करेक्ट। आखिर में संक्षिप्त में आप में से बताएं कि आगे के क्या प्लान्स हैं, क्या योजना है, क्या करने का सोच रहे हैं आप? दो विषय में दो विषय में काम करना ज़रूरी है ऐसे लगता है। बेसिकली ये जो गोचर भाग है कस्बे हरिश्चंद्र एरिया के, क्योंकि ये सब एक निम्न हरित वन है, तो यहाँ पे वैसे भी ग्रासलैंड एरियाज कम है, तो उनका मैनेजमेंट उसके लिए क्योंकि अभी तक ये समस्या नहीं आई थी समाज को,
तो उसके लिए कुछ मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज, उसके लिए कुछ सोचना ऐसा बहुत कम है अभी तक। तो आहिस्ता से उनको इसके बारे में भी सोचना है, ऐसे उनकी मनस्थिति बनाना, उनको सोचने के लिए प्रवृत्त करना, ये एक विषय है जहाँ पे मुझे लगता है लाइवलीहुड सिक्योरिटी की दृष्टि से वो बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा है सीक्रेट ग्रुप्स, क्योंकि मैंने जैसे प्रोपोर्शंस आपको बताए, तो इसमें जहाँ पे इंडिविजुअल ये आता है सीक्रेट ग्रुप्स का, तो वो उनको रिस्क बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक कुटुंब के चेंजिंग एस्पिरेशंस से वो धोखे में आ सकते हैं। तो इनको कैसे सिक्योर कर सकते हैं हम, उसके दृष्टि से भी थोड़ा नेटवर्किंग या काम ऐसे करना ज़रूरी लगता है। इन दो विषयों में मुझे लगता है कि काम आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, आपके और लोक पंचायत अभी जो नॉर्थ वेस्टर्न घाट में स्पेसिफिक आदिवासियों के साथ, आदिवासी और जो पारंपरिक वन निवासी जो समुदाय है उनके साथ अभी काम कर रहे हैं। उसमें सेल्फ गवर्नेंस, फॉरेस्ट गवर्नेंस की जो बात है उसको आगे लेके जा रहे हैं और ग्राम सभा को सशक्त उसमें करके, वन अधिकार अधिनियम हाँ, का भी आ रहा है, उसमें पैसा का जो कानून, एफआरए का कानून, एफआरए के तहत जो सीएफआर की जो संकल्पना है, कम्युनिटी हाँ, फॉरेस्ट राइट्स। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट की पिछले 10 साल से हम उसके लिए लोगों के साथ झगड़ रहे हैं। अभी हमें लगभग 11 गांवों का सीएफआर मिला है। और जो हम कम्युनिटी मैनेज की जो बात करते हैं, कम्युनिटी कंजर्व एरिया की बात करते हैं, ये जो सारे एस्पेक्ट है, तो वो सब हम कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट मैनेजमेंट की जो अभी प्रक्रिया शुरू है, तो उसमें हम ये सब उसको मिला के इनकॉर्पोरेट करके आगे जा रहे हैं। और उनकी फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड, एनटीएफपी बेस्ड लाइवलीहुड, उसके लिए कोऑपरेटिव्स, उसके लिए कुछ फार्मर्स को एफपीओज, उसका भी निर्माण कर रहे हैं। फार्मर प्रोड्यूसर या कंपनी है, हाँ हाँ, और वहाँ की जो खेती या खेती से संबंधित जो कुछ उपजीविका के साधन है, उसमें डांगी कैटल जो है उसके संवर्धन और उससे जुड़ी जो उपजीविका है वो स्ट्रेंथन करने के लिए डांगी ब्रीडर्स एसोसिएशन का निर्माण, उसके जो मिल्क एंड नॉन मिल्क प्रोडक्ट जो है उसके लिए बढ़ावा, इन सभी बातों पे लोक प्रक्रिया शुरू है। बहुत अच्छा विजय जी, जूही जी, आप दोनों के साथ बात करने में बहुत अच्छा लगा। मुझे लगता है कि आपका काम, एक तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए भी, और आपके काम से और लोग भी शायद प्रेरित होंगे। इसी तरह का काम पूरे भारत में होने की ज़रूरत है, ताकि जो विनाश की पूरी एक कगार चल रही है उसके खिलाफ हम लोग उसको चुनौती तो कम से कम दें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।